हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज उसके हम लोग तीसरे चैप्टर में जो है भारत के संविधान की निर्माण मतलब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह इंडियन पॉलिटी का ये हमारा तीसरा क्लास है। तो सबसे पहले हम इसको 3-4 पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा भारत के संविधान सभा की मांग का, दूसरा संविधान सभा का गठन, और तीसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो संविधान सभा की कार्यप्रणाली, और उसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट समितियां रही हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब दिखाई देती है। तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले जो है एम.एन. रॉय के द्वारा सन 1934 में की गई थी। एम.एन. रॉय भारत मानवेंद्र राय उनको भी कहते हैं। तो वो जो है साम्यवादी दल के एक नेता हुआ करते थे भारत में उस समय। उन्होंने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा की गठन की मांग की थी। उसके बाद 1936 और 37 के केंद्रीय जो चुनाव हुए थे उसमें जो है कांग्रेस ने इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था 1938 के अधिवेशन में। 1938 के अधिवेशन में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे जो है कांग्रेस के मंच पे अध्यक्ष के तौर पर इस प्रस्ताव को रखा, जिसमें इसे कांग्रेस की अधिवेशन में पारित किया गया। उसके बाद जो हमें जो अगला इसका प्रस्ताव दिखाई देता मतलब प्रपोजल दिखाई देता है वो अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1940 में लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव के पीछे का कारण ये था, अगस्त प्रस्ताव कि 1940 में आया और आप लोग जानते होंगे 1942 के आसपास जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होनी थी। तो उस समय की ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों से सहयोग चाह रही थी। भारतीयों से सहयोग चाहने के एवज में उसने कई जो है प्रस्ताव रखे। उन्हीं में से एक प्रस्ताव ये भी था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अगर यदि भारत समर्थन करता है तो वह जो है भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेगी। और उसके बाद इसका जो हमको एक प्रपोजल दिखाई देता है वो क्रिप्स मिशन जो है एक स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है उस समय ब्रिटेन के कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे। उनके नेतृत्व में एक दल आया था भारत में। उसने जो है उसमें क्रिप्स मिशन में संविधान सभा के निर्माण की जो है मांग की गई थी। उसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ दिया जाता है कि क्रिप्स मिशन में जो संविधान सभा के निर्माण का जो प्रस्ताव आया था उसमें किसने अपनी सहमति दी थी, किसने नहीं सहमति दी थी। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा कि मुस्लिम लीग ने जो है इसको अस्वीकार कर दिया था कि वो संविधान सभा में जो है नहीं चाहती, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो दो राष्ट्र के सिद्धांत पर वो चाहती थी कि दो अलग अलग देशों के लिए दो राज्यों का गठन किया जाए। वो इस वजह से जो है उसने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन जो है वर्ष 1946 में आया। उसमें जो है इस बात पर सहमति बनी कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और इसने एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी रखने वाली है कि यदि इसके पहले वाले एक्ट में जो है मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया था क्रिप्स मिशन में संविधान सभा के गठन को, तो क्या वो कैबिनेट मिशन में इसको स्वीकार करेगी। उसने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया था। उसके पीछे के कुछ कारण थे जिसको जो है आपस में सहमति बनाई गई थी। और जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि इसमें टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर भी मुस्लिम लीग ने इसमें जो है कैबिनेट मिशन को अपनी सहमति दे दी थी। परंतु आगे चल के हम देखेंगे वो इस संविधान सभा के गठन का भाग नहीं बने। अंततः हमारे देश में जो है उसके दो भाग किए गए थे। उसका हम अध्ययन आगे करेंगे। तो सबसे हमने देखा कि भारतीय संविधान सभा की मांग का जो चरण है वो इन चरणों में भारत में संविधान सभा की मांग हुई। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि संविधान सभा का गठन कैसे किया गया। तो संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के सुझाव पर किया गया है। हमने इसके जस्ट ऊपर देखा था कि कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था उसके सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान सभा का गठन जो है किस मिशन के किसके सुझाव पर किया गया था, तो वो कैबिनेट मिशन का। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन है जिसमें आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले संविधान सभा के गठन का जो प्रस्ताव हमको देखने को मिलता है वो अगस्त ऑफर में अंग्रेजों की तरफ से मिलता है। भारत में सबसे पहली मांग अगर कोई पूछेगा तो एम.एन. राय के द्वारा 1934 में की गई थी। कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले मांग जो है 1938 में, जिसकी अध्यक्षता नेहरू कर रहे थे, उसमें की गई थी। और उसके बाद जो जिसका गठन हुआ था जिस के रिकमेंडेशन पे वह कैबिनेट मिशन जो है 1946 का, नवंबर 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का जो है गठन हुआ। संविधान सभा के गठन में जो है 389 मतलब 389 सीटों का जो है का प्रपोजल दिया गया था। और उसमें जो ब्रिटिश भारत की जो थी वो 296 सीटें हुआ करती थी और 93 जो है वो देसी रियासतें हुआ करती थी। हमने इसके पहले के एक्ट्स में देखा था, जो इसके पहले वाला लेक्चर हुआ करता था, कि उसमें जो ब्रिटिश मतलब भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी वो दो तरह से मतलब दो लोग शासन करते थे। एक कहीं कहीं पर जो है ब्रिटिश रियासतें शासन किया करती थी, मतलब भारतीय रियासतें शासन किया करती थी, और कुछ क्षेत्रों में जो है ब्रिटिश भारत जो डायरेक्ट जो है ब्रिटिश के अंतर्गत हुआ करता था।
वो शासन किया करता था। तो इसमें जो है कुल 389 सीटों में से 296 सीटें जो है वो ब्रिटिश भारत को दी गई थी और तथा देसी रियासतों को जो है 93 सीटें दी गई थी। तो इसमें मुख्य बात यह है कि जो 296 सीटों पर जो ब्रिटिश भारत की सीटें थी उस पर जो चयन होना था वो वहाँ की प्रांतीय जो है समुदाय, जो प्रांतीय असेंबली पे हुआ करती थी उनके द्वारा और कुछ विभिन्न समुदायों के द्वारा नामित लोग मतलब चयनित लोग हुआ करते थे, मतदान के आधार पर चुने जाते थे। और दूसरा जो उन देसी रियासतों से आते थे वो नामित सदस्य हुआ करते थे। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि यह जो हमारा संविधान सभा थी वो ना तो पूर्णतया मतदान के द्वारा चुनी गई थी और ना ही पूर्णतया नामित थी। तो यह आंशिक रूप से जो है चुनी गई थी मतदान के द्वारा और आंशिक रूप से जो है 389 सीटों में से 296 सीटें जो हैं वो ब्रिटिश भारत से ली गई थी तथा 93 सीटें हैं वो देसी रियासतों से ली गई थी। जो 296 सीटें हुआ करती थी वो उसको भी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 2 भागों में ऐसे विभाजित किया जा सकता है क्योंकि उसमें 11 प्रांत उस समय भारत में हुआ करते हैं। उन 11 प्रांतों में से 292 सीटें आती थी और उन 11 प्रांतों में जो गवर्नर के उस समय प्रांतीय गवर्नर हुआ करते हैं उनके माध्यम से शासन किया जाता था और उनकी जो है प्रांतीय असेंबली हुआ करती थी। उस समय वहाँ से वो लोग उसके सदस्य या फिर कुछ विशेष समुदाय के लोग वोटिंग करते थे, उससे जो है ये चयनित होकर आती थी तथा जो देसी रियासतों द्वारा चुनी जाती थी वो नामित होती थी। इसमें से जो 292 के अलावा जो 4 सीटें होती थी वो मुख्य आयुक्त होते थे। कुछ रीजन ऐसे हुआ करते थे जिस पर सीधे वहाँ की ब्रिटिश संसद भारत में मुख्य आयुक्तों के माध्यम से शासन करती, वहाँ का क्राउन जो है मुख्य आयुक्तों के माध्यम से शासन करता था। 4 सीटें जो है वो वहाँ से चुन के आती थी। ठीक है, उसके बाद जो है सीटों के विभाजन जनसंख्या के मतलब आधार पर किस दल को कितना पार्टिसिपेशन मिला था, कितना प्रतिनिधित्व मिला था, इस पर भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो जो 296 सीटें थी इनमें से जो है 208 सीटें जो है कांग्रेस दल जो है उस समय हुआ करता था उसने जीती थी और 73 सीटें जो है मुस्लिम लीग ने जीती थी तथा 15 स्वतंत्र जो पार्टिसिपेंट मेंबर्स हुआ करते थे उन्होंने जीती थी। इसके बाद हम लोग जो है संविधान की कार्यप्रणाली का अध्ययन करेंगे। मतलब जब संविधान सभा बन गई तो उसकी कार्यप्रणाली कैसे शुरू हुई, उसने कैसे अपना कार्य करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो है प्रथम बैठक जो है संविधान सभा की, ऐसा कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कब हुई थी। ये प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और जो है इसमें से जो है 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। दरअसल कैबिनेट मिशन पर जब सहमति बन गई थी संविधान सभा की उसके बाद भी जो है मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा को ज्वाइन नहीं किया था। तो इस वजह से जो मेंबर्स की संख्या है संविधान सभा को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, इसलिए मेंबर्स की संख्या वो 211 रह गई थी। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने जो है पार्टिसिपेंट किया तो उसका जो आंसर होगा वो 211 होगा। उस समय जो उस बैठक की जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी उसकी जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इस वजह से की तो उस समय की संसद में जो वो सबसे जो है उम्रदराज और सबसे अनुभवी व्यक्ति हुआ करते थे। यह प्रणाली दरअसल फ्रांस से ली गई थी। फ्रांस में ऐसा होता था कि जो स्पीकर होता था, जो सबसे पहले स्पीकर बनता था, वो उस समय की जो सदन में सबसे उम्रदराज या अनुभवी व्यक्ति होता था उसको लेते। तो उस प्रक्रिया को अपनाते हुए उस समय भारत में जो है संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उसके बाद जो है द्वितीय बैठक हम लोग देखते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को हुई और द्वितीय बैठक में हमने जो अध्यक्ष चुना वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। उसके साथ साथ 2 जो है उपाध्यक्ष भी चुने गए। उसमें एक थे HC मुखर्जी और दूसरे थे TT कृष्णमाचारी। एक HC मुखर्जी और ये भी हम लोग क्वेश्चन याद रख लेंगे। आंसर मतलब जो सबसे पहला जो अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष इनको पूछा जाता है, तो जो प्रथम स्थायी अध्यक्ष जो थे वो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, जो 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें होता। पहले अस्थायी, मतलब अस्थायी अगर हम लोगों का अध्यक्ष पूछते हैं तो डॉक्टर जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके अलावा जो 2 हमारे उपाध्यक्ष हुआ करते थे वो डॉक्टर HC मुखर्जी और डॉक्टर TT कृष्णमाचारी हुआ करते थे। दरअसल मुस्लिम लीग ने जो है इसको बहिष्कार कर दिया था संविधान सभा को। तो उसके बाद इनका जो है माउंटबेटन प्लान आया जिसको 3 जून को लाया गया था। 3 जून प्लान भी उसको कहते हैं। माउंटबेटन प्लान के बाद जो 18 जुलाई 1947 को द्वि राष्ट्र के सिद्धांत को जब वहाँ की संसद ने स्वीकार कर लिया तो ये लोग जो है हमारे संविधान सभा से जो जिसकी संख्या ज़्यादा हुआ करती वो पूर्णतः चले गए थे। तो कुल मिला के जो उस समय पहली बैठक में सदस्यों की संख्या थी वो 211 हुआ करती थी। उसके बाद जो है 13 अगस्त को जो इंपॉर्टेंट डेट हम लोगों को याद रखनी चाहिए, 13 दिसंबर 1946 को जो है
उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो बाद में भारत की प्रस्तावना का जो जो एक खाका है उस वो इसी से कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था वही आगे चलकर भारत की प्रस्तावना बना। तो उसमें हम जो मोटे मोटे तौर पे क्या उद्देश्य प्रस्ताव में टर्म मतलब क्या क्या प्रस्ताव प्रपोजल्स रखे गए थे हम लोग उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव में जो है संविधान सभा खुद को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित करती है, ये उस समय जो है डिफाइन किया गया था। और दूसरा ये भी कहा गया था कि जब भारत में संविधान सभा का निर्माण होगा तो इसको जो है किसी बाहरी दबाव के बिना इसका निर्माण किया जाएगा। और अगला पॉइंट है कि शक्तियों का स्रोत जो है वो भारत की जनता होगी। जैसा कि हम लोग आप भारत के संविधान में की प्रस्तावना देखते हैं कि हम भारत के लोग, यहाँ से प्रारंभ होता है, तो इसका जो है आपको यहाँ दिख जाएगा। और दूसरा एक और पॉइंट है कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव में जो है ये भी कहा गया था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी जो है गणराज्य होगा। और उसके बाद जो है इसमें सामाजिक आर्थिक न्याय और जो हमारे 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की समता है उसका भी वर्णन जो है इसी उद्देश्य प्रस्ताव में किया गया था। और 22 जनवरी 1947 ये डेट याद रख लीजिए आप लोग, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को जो है वो स्वीकार कर लिया गया था, जो आगे चलकर भारत की प्रस्तावना बनी थी। उसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम, अब इसी बीच हम लोग देखते हैं कि इस प्रोसेस जब जो चल ही रहा था 22 जनवरी 1947 के बाद स्वतंत्रता अधिनियम भी 1947 में आ रहा है जिसमें भारत को स्वतंत्र किया गया था। तो उसका प्रभाव भी संविधान सभा पे पड़ा, क्योंकि पहले जो कैबिनेट मिशन आया था उस समय जो भारत के संविधान में तो राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया, तो उसके बाद माउंटबेटन प्लान के बाद उसको स्वीकार किया गया और फिर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। तो उसके आधार पर जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आ जाने से जो परिवर्तन आया संविधान सभा में वो जो है क्या क्या है। तो ये एक जो परिवर्तन आया हुआ कि संविधान सभा जो है को संप्रभु निकाय बना दिया गया। कि मतलब कि ये संप्रभु एक शब्द ऐसा होता है कि मतलब वो एब्सोल्यूट पावर रखता है। संप्रभुता मतलब कि आपके ऊपर कोई बाहरी हस्तक्षेप या दबाव नहीं होगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा आप कानून बनाएंगे। आपके पास यह भी अधिकार होता है कि जो इससे पहले जो कानून चले आ रहे थे भारत के संविधान में आप उसको भी रद्द कर सकते हैं, वो भी। और उसके बाद है संविधान सभा जो है उसके साथ विधायिका का भी कार्य करने लगी। दरअसल हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि भारत शासन 1935 के बाद कोई ऐसा अधिनियम नहीं आया था। तो उस समय का जो भारत शासन मतलब भारत में शासन हुआ करता था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से चला करता था। तो उसके साथ साथ भारत के संविधान को जो है उस समय विधायिका का कार्य भी किया गया था। तो उस समय वो जो भारत की संविधान सभा थी वो 2 कार्य करती थी। एक कार्य क्या करती थी, भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य करती थी, और दूसरा जो है जो सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया या कानून को लागू करने की प्रक्रिया वो भी क्या करती थी। तो इसमें हम लोग को एक बात और याद रखने की है, जो संविधान सभा के रूप में जब कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब सामान्य कानूनों की लोकसभा या संसद के तौर पर कार्य करती थी तो मावलंकर जो थे वो किया करते थे। उसके बाद जो है पाकिस्तान बनने की वजह से जो सदस्यों की संख्या है वो घटकर 299 रह गई थी, और इसमें से 229 जो है वो ब्रिटिश भारत से तो और 70 जो है ब्रिटिश रियासत से आते थे। तो अब इसमें कन्फ्यूज़न होने की बिल्कुल बात नहीं है। तो सबसे पहला कन्फ्यूज़न यहाँ से आता है कि इसमें अगर कोई पूछेगा कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी तो हम इसका आंसर कैसे देंगे, तो उसमें क्वेश्चन एकदम स्पष्ट हिंट होगा। तो जब संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सुझाव पे हुआ था सबसे पहले, तो उस समय जो सीटों की संख्या पूछेगा वो उसमें हम 296 लगाएंगे, और कुल जो है 289 लगाएंगे। उसमें से 296 जो है वो ब्रिटिश प्रांत से आते थे और 93 जो है देसी रियासत से आते। फिर उसके बाद अगर ये पूछेगा कि भारत के संविधान के निर्माण मतलब पहली बैठक में जो सदस्यों की संख्या है वो 211 है, लेकिन जब द्विराष्ट्र के सिद्धांत को अपना लिया गया उसके बाद जो भारतीय संविधान सभा के गठन हुआ मुस्लिम लीग के मतलब पाकिस्तान के निर्माण के बाद जो पाकिस्तान के निर्माण का जो मांग है उसको मान लेने के बाद जो सदस्यों की संख्या है वो जो है 299 रह गई थी। उसमें से 70 सदस्य जो है वो देसी रियासतों से आते थे और 229 सदस्य जो है वो ब्रिटिश भारत से आते थे। उसके बाद जो इस संविधान सभा का कार्य कैसे मतलब किसने किया, ऐसा तो है नहीं पूरी संसद जो है संविधान सभा के निर्माण में ही लग जाएगी। संसद में जो चर्चाएँ होती थी उसमें सारी संविधान मतलब पूरा उस समय की जो सदन था वो भाग लेता था, लेकिन जो ड्राफ्ट बनाने का मतलब प्रारूप का कार्य था वो जो है प्रारूप समिति को दिया गया था संविधान बनाने का कार्य। तो प्रारूप समिति का गठन जो है इसकी डेट भी आप लोग याद रख लीजिएगा। प्रारूप समिति का गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति का गठन जो है 19 जो अगस्त है 1947 को किया गया था। तो प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे हम लोग इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कर रहे थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे। बाकी जो अन्य सदस्य थे उसमें N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, उसके बाद डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद साउदुल्ला
एन माधवराव और टी कृष्णमाचारी। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि कुल कितने सदस्य हुआ करते थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 कुल कितने सदस्य भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में थे? 7। प्रारूप समिति में 7 सदस्य हुआ करते थे। तो उसकी अध्यक्षता कौन करता था? अध्यक्षता करते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा गया है कि बी एल मित्रा की जगह पर किसको जो है चुना गया था। दरअसल बी आर मित्रा ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए त्यागपत्र दे दिया था, तो उसके स्थान पर जो है एन माधवराव का जो है चयन किया गया था। और दूसरा डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके स्थान पर टी कृष्णमाचारी। तो हम लोग ऐसे इसको याद रख लेंगे कि जो बी एल मित्रा है वो अस्वस्थ कारण के कारण जो उन्होंने इस्तीफा दिया, तो एन माधवराव है, और डीपी खेतान की जगह पे टी कृष्णमाचारी है। और एक दूसरी बात जो है, अगर आप लोग इनके नाम नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप इसमें एक कॉमन देखेंगे, एक एक्सेप्शन को अगर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह को छोड़ दें तो जितने भी नाम मोस्टली इसमें है उसमें जो है बी आर अम्बेडकर को छोड़कर कृष्ण के नाम से आते हैं। तो गोपाल स्वामी अयंगर में ये भी कृष्ण का नाम है, ये कृष्णा है, ठीक है। ये माधव भी कृष्ण को बोला जाता है, वो कृष्णमाचारी। तो आप लोग इससे जो है अगर एलिमिनेट करना चाहें तो कभी आप इस आंसर को, इसमें से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग ये भी देखें जो इसमें से जो समय लगा था संविधान के निर्माण में, वो काफ़ी मतलब चर्चित क्वेश्चन है, बहुत कॉमन भी है, सबको पता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो इसमें कितने सत्र लगे थे, तो कुल मिला के जो है 11 सत्र लगे थे। कितने? 11 सत्र जो है भारतीय संविधान के निर्माण में लगे थे। और इससे संबंधित हम जो भारतीय संविधान से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये भी आता है कि उसकी समितियां या तो मैचिंग में करने को दे दी जाती हैं, या एक क्वेश्चन दे दी, कोई एक समिति पूछकर जो है उसके ऑप्शन दे दिए जाते हैं और हमको फिर जो है उसको टिक करना होता है। तो सबसे उसको जो समितियाँ हैं उसको 2 भागों में बांट लेंगे। एक तो बड़ी समितियाँ हैं, वो बड़ी समितियाँ जिनकी जो है ये कार्य या तो महत्वपूर्ण होते थे या तो मतलब काफ़ी बड़ी समितियाँ, उनको संख्या सदस्यों की संख्या के आधार पर, और दूसरी जो होती हैं वो छोटी समितियाँ आती थी। तो बड़ी समितियों में सबसे पहली समिति है वो संघ शक्ति समिति है, उसका जो अध्यक्षता करते थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे। दूसरा है जो संघीय संविधान समिति है, तो वो नेहरू। तो कुल मिला के आपको पूरे क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी संघ दिखे, संघी, ठीक है, तो उसमें जो है बड़ी समितियों में, तो वहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, ठीक है। दूसरा प्रांतीय संविधान समिति, आप लोग जैसा जानते हैं प्रांतीय संविधान समिति मतलब प्रांतों को, विभिन्न रियासतों को जो मिलाने का काम है वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से ने किया था। इस वजह से हम लोग इसको अंदाजा लगा लेंगे कि प्रांतीय संविधान समिति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रारूप समिति अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद जो मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार दरअसल ये एक जो है इसको हम लोग एक क्लब में पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक तो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति और भारतीय बाह्य क्षेत्र से संबंधित समिति, ऐसे क्षेत्र जो मतलब आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अभी कंफर्म नहीं था वो किधर है, उससे संबंधित जो समिति है उसकी अध्यक्षता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तो हम लोग ये देखते हैं कि एक तो जो कन्फ्यूजन इसमें करता है वो अल्पसंख्यक संबंधित समिति आप लोगों को कन्फ्यूज कर सकती है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान कर दीजिए। जो अल्पसंख्यक मामलों की समिति है वो जो है उसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। दरअसल ये समितियाँ बहुत बृहद थी, बहुत बड़ी थी, जो है संख्या के आधार पर भी और अपनी कार्यप्रणाली के आधार पर भी, तो उसको भी छोटी छोटी उप समितियों में इसका जो है विभाजित कर दिया गया था। तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति जो हुआ करती थी उसके अध्यक्ष जो है वो जे.बी. कृपलानी हुआ करते थे। अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी, अल्पसंख्यक का खा और मुखर्जी का खा आप लोग जो है इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। अल्पसंख्यक उप समिति, अगर अल्पसंख्यक समिति पूछेगा तो आप लोग उसका आंसर जो है वो लगाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति पूछेंगे तो उसका आंसर आप लोग लगाएंगे एच.सी. मुखर्जी। और जो छोड़े गए राज्य, आंशिक रूप से छोड़े गए राज्य, जो हम लोगों ने ये तीसरा पॉइंट इसमें पढ़ा था, इसके भी अगर अध्यक्ष पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, लेकिन उप समिति अगर इससे संबंधित पूछेगा तो इसके जो आंसर होगा वो ए.बी. ठक्कर होगा, ठीक है। उसके बाद राज्यों के लिए जो समिति है उसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आप लोग इसको जो है इसमें भी थोड़ा डिफरेंस कर लीजिएगा कि जो राज्यों के लिए समिति थी उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, लेकिन जो प्रांतों के लिए समिति हुआ करती, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान है इसमें, उसकी समिति का सरदार वल्लभ पटेल, लेकिन राज्यों के लिए जो समिति हुआ करती थी वो जो है जो जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं। प्रक्रिया समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछी गई, इसको आप लोग जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। प्रक्रिया समिति की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और संचालन समिति की भी तो राजेंद्र प्रसाद, हम लोग एक बार ऐसे भी क्लब करके भी रिवाइज कर लेते हैं। तो संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के साथ एक और समिति जुड़ी है, वो क्या है, राज्यों से संबंधित समिति।
तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकार से संबंधित समिति, अल्पसंख्यक समिति और क्या नाम है भारतीय बाह्य क्षेत्रों से संबंधित, ये जो है इनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसमें याद रख लेंगे। और प्रक्रिया और संचालन समिति जो है उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उसमें याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो छोटी छोटी समितियाँ थी उसको भी एक बार देख लेते हैं। आप लोग एक बार अगर पढ़ेंगे तो उसको आप लोग याद कर लेंगे। तो छोटी समितियों में वित्त कर्मचारी समिति है, उसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। कार्य संचालन समिति जो है उसके जो है डॉक्टर के एम मुंशी हुआ करते थे। कार्य संचालन और प्रक्रिया संचालन में भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जो कार्य संचालन है वो के एम मुंशी, कार्य को के से के को जोड़ लीजिए, कार्य संचालन मतलब के एम मुंशी, और जो है संचालन सिर्फ संचालन समिति उसको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आप लोग जोड़ लीजिए। और राष्ट्र ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति है उसको भी आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। जो तदर्थ समिति जो राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित है उसको जो है आप लोग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से याद कर सकते हैं। प्रेस दीर्घा समिति ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्रेस दीर्घा समिति है उसकी जो अध्यक्षता है वो उषा सेन ने की थी। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों से संबंधित समिति नलिन रंजन सरकार ने की थी। ये जो है आपको पूरी समितियों में कुल मिला के इकलौती जो है वो कुछ अलग सा नाम आपको दिखाई देगा, तो आप लोग इसको जो है याद कर लेंगे। संघीय संविधान के लिए एक तो संघीय संविधान समिति आप लोग याद रखेंगे उसकी जवाहरलाल नेहरू, लेकिन संघीय संविधान में जब वित्त का मामला आ जाएगा तो आप लोग जो है नलिनी रंजन सरकार को याद रखेंगे। उसके बाद नागरिकता पर तदर्थ समिति जो है एस माधवाचार्य को याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारे मतलब जो इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान से संबंधित समितियाँ हो गई उसको जो है हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो संविधान सभा का जो सचिव है वो जो है एच.वी. अयंगर हुआ करते थे। ये भी आप लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिए, लेखन जो है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। और एक इसके बाद जिसमें जो चित्र अलंकृत ज्यामिति हुआ करती थी, जो चित्रण भारतीय संविधान में दिखाया गया उसको जो है नंदलाल बोस ने किया था। और उसके बाद चीफ ड्राफ्टमैन जो है H.C. मुखर्जी ने। इन सब के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो भारतीय संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया था, तो उसका अब आप लोग आंसर याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को याद रखेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जो है इसका हिंदी संस्करण किसने लिखा था उसको जो है वसंत कृष्ण वैद्य आप लोग याद रखेंगे। जो ये है मूल संविधान का लेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये हम लोग को पता है कि हमारा मूल संविधान जो है इंग्लिश भाषा में लिखा गया, तो जो ये लेखन है वो इंग्लिश में हुआ है। उसके बाद इसका हिंदी लेखन जो है क्या नाम वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। इसके बाद कुछ आलोचनाएं हुई हैं भारतीय संविधान के निर्माण के बेसिस पे, उसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे। ग्रेवियर ऑस्टिन ने भारत के संविधान के बारे में कहा था कि एक दलीय लोगों ने एक दलीय देश का एक दलीय लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान है। उसके बाद लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था ये हिंदुओं के निकाय द्वारा बनाया गया संविधान था। तो आप लोगों को मैचिंग में आ सकता है कि किसने क्या कहा था। और विंस्टन चर्चिल ने जो है इसको जो है भारत के एक बड़े समुदाय मतलब उन्होंने इसको बहुसंख्यकवाद का नाम दी थी। भारत के एक बड़े समुदाय जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती थी उसके द्वारा बनाया हुआ संविधान था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो है अपना पूरा चैप्टर खत्म कर लिया और हम लोग अगले चैप्टर में किसी नए टॉपिक को लेकर आएंगे। धन्यवाद।